जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैमरी जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में एनटीपीसी के हम सेट लगाने वाले हैं, जो कि 4 जनवरी का पिछले बार सेट हम दिए थे फर्स्ट शिफ्ट का। और आज हम सब देंगे 4 जनवरी के जो सेकेंड शिफ्ट में हुए थे ना एग्जाम 2021 में, उसी का सेट है। एकदम हूबहू एग्जाम के जो प्रश्न पूछे गए हैं वही सेट, प्रीवियस ईयर वाला सेट आपको लगा रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो आप सब लोग देखे ही होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। ये जो देख लीजिए जो हम दे रहे हैं वो 4/1 कब 4/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट एनटीपीसी सीबीटी 1 का प्रश्न है। ठीक है, जैसा कि देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? अंगूर प्लस इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? खट्टे फल में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ लाल चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल भी देता, तो लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल भी पाए जाते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता? ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? टमाटर में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये फर्स्ट प्रश्न हो गया। चलिए सेकेंड प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या सेकेंड प्रश्न मैथ का पूछ रहा? एकदम सेट काफी अच्छे से तरीके से लगाए जाएंगे। एकदम मैथ का भी सॉल्यूशन किया जाएगा, जीके का भी सॉल्यूशन किया जाएगा, एकदम ताबड़तोड़ सॉल्यूशन किए जाएंगे। कोई भी प्रश्न में एनीबॉडी एक भी डॉट रहने नहीं दिया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब फर्स्ट सेट पे आपका प्यार और आशीर्वाद जैसा बना रहा, सेकेंड सेट पे भी आप उसी तरीके से बने रहेंगे। यहाँ देखिए क्या करा प्रश्न, देखिए 20 आदमी 15 लड़का किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। मतलब 20 गो बॉय प्लस 20 गो मैन आदमी और 15 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। फिर देखिए 25 आदमी और 10 लड़के, 25 मैन और 10 बॉय उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। तो आदमी और लड़के द्वारा किए गए दैनिक मतलब उसके कार्यों का अनुपात पूछा है। सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको गुना कर दीजिए, तब 20 दहाइए 200 m और 15 दहाइए 150 बॉय बराबर 25 200, तो 25 m और 9 दहाइए 90 बॉय। इसको 200 m, इधर ये m को इधर ले आइए तो 225 m, इधर प्लस में इधर माइनस में 90 बॉय। ये 150 बॉय इस तरह प्लस में था, इधर चला गया माइनस में, ये घट गया तो 25 m बच गया, और इधर घट गए तो माइनस 9 6 15 60 बॉय, माइनस से माइनस खत्म, 5 5 25 12 5 60, अर्थात मैन और बॉय का रेशियो 12:5 आ गया। 12:5 आ गया। ये हमारा दूसरा हो गया। तो मैथ के सॉल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न पे आइए। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? इनमें से किसे 9 डॉट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? एनी जैदी को 9 डॉट अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किसको किया गया? 9 डॉट अवार्ड से किसको? एनी जैदी। देखिए एनी जैदी जो है ना, वो मुंबई के हैं, मुंबई के एक लेखक है। ये जो 9 डॉट्स अवार्ड है वो उसमें क्या किया जाता है कि समथिंग 3000 से ज्यादा प्रश्न के उत्तर पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न के उत्तर पूछे जाते हैं और उसमें से प्रश्न का उत्तर भी देना होता है, साथ में एक पुस्तक भी प्रकाशित करना होता है। और उसी में 2019 में एनी जैद के द्वारा एक लेखिका के रूप में जो मुंबई की थी, उसी को ये अवार्ड मिला था। और इसमें होता क्या कि ये जो प्रश्न का उत्तर देने के बाद 1 लाख रुपया उसे किताब लिखने के लिए दिया जाता है। किताब लिखने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, किसमें 9 डॉट अवार्ड में 1 लाख डॉलर रुपया पुस्तक लिखने के लिए दिए जाते हैं। उससे पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर वो प्रश्न का सही आंसर अगर आप देते हैं तो उसे ही 1 लाख रुपया डॉलर पुस्तक लिखने के लिए दिए जाते हैं, जो कि एनी जैदी को 2019 में मिला था। यहाँ देखिए 4 नंबर क्या करा? नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक, और कर सकते हैं,
18 अंडा में 3 अंडा खराब है, तो 6 तिया 18, 6 अंडा में 1 अंडा खराब है। टोटल रेशियो है 690, 690 की तुलना 6 से, और खराब अंडा के लिए 1। अब इसको और काट दीजिए तो आसानी हो जाएगा। 6 इकाई 6, ये 9, 6 इकाई 6, 30, 6 पचे 30, अर्थात 115 अंडे। 115 अंडे क्या निकल गया? खराब निकल गया। अब निकला कितना में? 690 अंडा में 115 खराब निकला, तो सही कितना निकला? 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7, और ये 5, 575 अंडे सही निकले। 575 अंडे सही निकला। ठीक है। 4 के बाद चलिए 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न में आइए, क्या पूछ रहा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 दिया, ए बी सी बराबर 15 दिया। ठीक है। तो इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें हमें ए प्लस बी प्लस सी का पहले हम होल स्क्वायर निकाल लें, तो 14 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 14 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या लगा सकते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट बराबर 14 के हो गया कितना? तो 196 हो गया। ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2, ए बी इसका मान कितना दिया? 47, तो इन्हें 47 रख दिए। 196 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9 बराबर 196। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 196 माइनस 94, तो ये 2 हो गया और ये 10, 102 हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या जानते हैं? एक सूत्र, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है। अब इसमें इसका मान हमको नहीं पता, ए क्यू बी क्यू सी क्यू नहीं पता, 3 ए बी सी का मान 15 पता है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 पता है। इतना का मान हम कितना जानते हैं? कितना लाएं? कितना लाएं? 102 लाएं। यहाँ से माइनस ले लेंगे तो कुल प्लस में हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस ले लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसका मान कितना दिया? 47। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अब 15 या 45 बराबर 14 गुना, इसको घटा दीजिए, 12 में से 7 गया 5, 9 में से 4 गया 5। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 45, 14 पचे 70 के 0 हाथ में 7, 70 7 77, फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 7 7 0 और प्लस 45 जोड़ दीजिए, तो ये 5 7 4 11 और 8 815, ये रहा 815। ठीक है। ठीक है मित्रों, तो इसमें पहले हमें ये निकालना बहुत जरूरी था, तब जाके इसको सूत्र पे रखते। तो ये क्या आ गया? 815 आ गया। एनटीपीसी का कुछ मैथ जो बड़ा दिया है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनाए गए, कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में। तो कुछ और भी धरोहर स्थल यहाँ देख लीजिए, प्रश्न इसको याद कैसे रखना? फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा, वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में है। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रमुख और ले लीजिए, जैसे फतेहपुर सीकरी आगरा का किला कहाँ स्थित है? आगरा में। बुलंद दरवाजा, तो ये देख लीजिए बुलंद दरवाजा, तो यहाँ पहले फतेहपुर सीकरी ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सब अकबर द्वारा बनाया गया, अकबर द्वारा बनाए गए धरोहर स्थल है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी, हुमायूं, अजमेर का किला, उसके बाद एक और है क्या? इलाहाबाद का किला था। फतेहपुर सीकरी कहाँ हो गया? फतेहपुर सीकरी और हुमायूं का मकबरा, तो फतेहपुर सीकरी हो गया कहाँ पे? तो फतेहपुर सीकरी जो हमारा है वो हो जाएंगे यूपी में, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबरी बनाया। अजमेर का किला राजस्थान में, अजमेर का किला राजस्थान में, इलाहाबाद का किला उत्तर प्रदेश में, जहां अभी कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेला लगा था। तो इस तरीके से हम अकबर द्वारा बनाए गए बहुत सारे और भी
प्रतीक हम याद किए। ठीक है, फतेहपुर सीकरी यूपी, हुमायूं का मकबरा अकबरी बनाया, अजमेर का किला अकबरी बनाया, इलाहाबाद का किला अकबरी बनाया। ठीक है, चलिए और चलते हैं और अगले प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर में। देश, भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। जैसे इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। उत्तर में है, उत्तर में है जैसे इंदिरा 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 कॉल, इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर इधर हो गया, इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो गया। ऊपर में हो गया कौन सा? इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट। इधर अरुणाचल प्रदेश में की बीथू कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। और इस तरफ गुजरात में गौर, गुजरात में गौर, गुजरात में गौर, गुजरात में गौर। तो ये प्रश्न हमसे पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है कि सबसे दक्षिणतम पूछ दिया है तो हमें उत्तर भी याद रखिए और पूरब भी याद रखिए और पश्चिम भी याद रखिए। ठीक है, चलिए 7 के बाद आगे चलते हैं। 8 नंबर क्या प्रश्न पूछ रहा? फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन से निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MNP मिनिमम प्राइस, MNP न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है कौन? तो CACP करता है। कौन करता है? CACP करता है, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो कि सी से क्या हो जाएगा? सी से कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो क्या हो गया? कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, CACP का जो है ये MNP का न्यूनतम मूल्य, जो कि क्या होता है? फसल के उपजने के पहले ही तय किया जाता है MNP। ठीक है, जिससे किसानों को ना तो नुकसान हो सके और ना ही फायदा। तो ये MNP तय करने वाला कौन होता है? CACP। कौन करता है? CACP करता है, CACP करता है। यहाँ आ जाइए, GSAT 31 एक क्या है? एक दूरसंचार उपग्रह है। GSAT 31 एक क्या है? दूरसंचार उपग्रह है। जैसे इसमें दूरसंचार उपग्रह में और कौन शामिल है? इनसैट। और कौन शामिल है? GSAT। मतलब इसमें 1 2 3 इसी प्रकार 31 तक है, ये सब दूरसंचार उपग्रह ही है। IRNSS ये सब संचार उपग्रह ही है। ठीक है, संचार उपग्रह है। ठीक है, इसरो द्वारा पहला स्वदेशी संचार उपग्रह कौन है? एप्पल। इसरो द्वारा पहला स्वदेशी संचार उपग्रह कौन हो गया? एप्पल हो गया। ठीक है, कल्पना 1 क्या है? कल्पना 1 तो मौसम उपग्रह है। कल्पना 1 कौन सा उपग्रह है? मौसम उपग्रह। कल्पना जो फर्स्ट है वो एक ऐसा उपग्रह है, मौसम उपग्रह। तो GSAT क्या हो गया? दूर संचार उपग्रह हो गया, दूर संचार उपग्रह हो गया। यहाँ देख लीजिए और प्रश्न यहाँ देख लीजिए कि क्या पूछा जा रहा, क्या प्रश्न पूछा जा रहा। प्रश्न देख लीजिए, कहा क्या जा रहा कि किसी ABC एक समकोण त्रिभुज के अंदर, ये रहा एगो इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनाया गया। इस समकोण त्रिभुज के जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया। मान लीजिए इसके अंदर एक इस तरीके से क्या बनाया गया? वृत्त बनाया गया। समकोण बनाने वाली दोनों भुजा की लंबाई तो एगो 10 सेंटीमीटर है और एगो 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की क्या ज्ञात कीजिए? त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा। देखिए इसके लिए हम सब एक सूत्र लगाते हैं। जैसे पहले इसमें 10 है, 24 है, तो ये कर्ण कितना हो गया? तो ये दद है, ये दद है, ये 100 और 24 के 576, तो ये 676 अर्थात 676 26 हो गया। कारण हमारे पास 26 निकल गया। इस स्थिति में डायरेक्ट हम एक सूत्र आपको बताएंगे कि वृत्त की त्रिज्या अगर r निकालना है ना, वृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट r निकालना है
तो इसके लिए सूत्र होता है P प्लस बी माइनस एच बटा टू, P प्लस बी माइनस एच बटा टू, P प्लस बी माइनस एच बटा टू। इसके लिए जब इसमें हमें तीनों चीज क्या है पता है, तो इसका P और B, तो ये 10 24 और माइनस 26 और बटा 2, तो 24 10 36 माइनस 26 बटा 2, तो यहाँ 10 और बटा 2 और 10 में से 2 गया 5 सेंटीमीटर। कितना हुआ? अरे 26, तो ये 34 ही होगा ना, उल्टा जोड़ दिए। 24 और 10 कितना होगा? 34 और माइनस 26 और बटा 2, तो 4 4 8 और बटा 2 अर्थात 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटी। तो इसके लिए आप ये सूत्र याद रख रहे हैं ना मित्र, याद रखे। अगर समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त दे तो वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो P प्लस बी माइनस एच बटा टू, एकदम फॉर्मूला दिमाग में सेटअप कर लीजिए, फॉर्मूला दिमाग में सेटअप कर लीजिए। 4 के बाद चलते हैं 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर। क्या प्रश्न पूछ रहा? 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा है, एक मेज के वर्गाकार चारों ओर बैठा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है? टीना उर्मिला के सामने बैठी है, जो कि शारदा और नीता के बीच में बैठी हुई है। शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है, जो कि विजया के दाहिनी ओर बैठी है। विजया मधु के सामने है, जो रीता के दाहिनी ओर है, तो नीता के सामने वह करणीय तौर पर कौन बैठी हुई है? देखिए इसको इस हिसाब से हम वर्गाकार रूप में से 1 2 3 4 ऊपर 1 2 3 4 नीचे को अगर बैठाएंगे, तो बैठाने के बाद इसमें जो प्रश्न पूछा है कि नीता के सामने विकर्णीय तौर पर कौन होगा, तो रीता होगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन आप खुद से कीजिए, इसका सॉल्यूशन आप खुद से कीजिए, रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। हम अभी से दंगल लंबा चलना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आइए, 17 माइनस 4 गुना 5.4 भागा 9 इंटू प्लस 6 गुना 1.9। तो देखिए 17 माइनस 4 और इसको काट दीजिए, 9 छक 54 0.6 प्लस इसको गुना कर दीजिए, तो 19 छक कितना हो जाएगा? 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 6 का 6 5 11, ठीक है। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 6 5 11, ठीक है। 17, ये 6 चौका 24, 2.4 हो गया, ये माइनस प्लस 11.4, तो इसको जोड़ दीजिए, 11 17 28.4 माइनस 2.4, तो ये घट गया, तो आ जाएगा क्या? 26 आ जाएगा। कितना? 26 आ जाएगा। और वैसे देख लीजिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि इसके एक प्रश्न ऑलरेडी हमने सीटिंग अरेंजमेंट का जैसे पहले छोड़ा, तो पूरी 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न बनाने में 2-4 प्रश्न अगर ज्यादा टफली आ रहा और हमें ऐसा लग रहा कि उसमें ज्यादा समय देंगे तो बनेगा, से अच्छा है कि उसमें समय ही ना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसको छोड़ के आगे निकलना वहां पे समझदारी होगा, क्योंकि ज्यादा समय जो मर रहा उसमें समय काहे हम देते रहे, उसको समय देने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में वही सब प्रश्न समय को बर्बाद करते हैं, ठीक है। और आगे आइए, अगले प्रश्न आइए। ए है जो बी का पिता है, बी का पिता ए हो गया, ठीक है। इसको प्लस ऊपर कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सी का पिता बी है, तो सी का ये पिता हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो सी है जो ए से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका ये कौन होगा? अरे ई इसका बेटा, ई इसका बेटा या बेटी, तो पोता या पोती होगा, पोता या पोती होगा, पोता या पोती होगा। 13 के बाद 14 चलिए, 14 नंबर क्या करा? 1875 ईस्वी में, 1875 मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया, उसकी स्थापना कौन किए थे? तो सैयद अहमद खां। इसमें हम और भी कॉलेज आपको दे रहे हैं, उस कॉलेज की आप ये बता दीजिए कि कौन कौन, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, जल्दी से आंसर सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद हम दे रहे हैं आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? वल्लभी किसने किया? तक्षशिला वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? और पूछ रहे हैं आपसे हम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? ठीक है। तो ये देख लीजिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन
मदन मोहन मालवीय, मालवीय 1916 ईस्वी, मदन मोहन मालवीय। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया है? भट्टारकर। कौन किया है? भट्टारकर, भट्टारकर। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया है? तो भरत। तक्षशिला भरत, विक्रमशिला धर्मपाल, और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। ये सब विश्वविद्यालय की सभी क्या किए गए? स्थापना किए गए हैं, विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो यहाँ देखिए, ऐसे तो 1000 पुरुष में 943 था, लेकिन 943 नहीं देके 940 के करीब है, इसीलिए हम सब 940 ही लेंगे। उसमें भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का था, केरल का था। कितना? 1084। केरल। कम किस राज्य का था? हरियाणा का था। कम किस राज्य का था? हरियाणा का था, 877। बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो 918। और बिहार में सबसे ज्यादा गोपालगंज, गोपालगंज में कितना था? तो 1015। और सबसे कम 879। कहाँ पे? भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर में था। ठीक है, तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा बिहार में लिंगानुपात गोपालगंज 1015 कम, भागलपुर मुंगेर 879। बिहार के लिंगानुपात 918, भारत में सबसे कम 877। हरियाणा में भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात 1028। सिर्फ भारत के लिंगानुपात 943। ये सब सभी 2011 के जनगणना के अनुसार, 11 के जनगणना के। यहाँ 16 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर का 6 सेंटीमीटर व्यास, इसका जो है व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर गोले का, तो इसका व्यास 3 सेंटीमीटर हो गया। इसको एगो बेलनाकार बीकर में डाला जाता है, जो कि डालने के बाद इसका पानी 32 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। इसका व्यास दिया 9, तो इसकी त्रिज्या हो गई 9/2 सेंटीमीटर, 9/2 सेंटीमीटर। पूछा कितने गोले डाले जाएंगे? इसमें हम लिखेंगे गोले की संख्या बराबर, ऊपर लिखेंगे बेलन का आयतन, अब बटा नीचे लिखेंगे गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये से ये कट गया, इधर बचा क्या? आर के मान 9/2 है, तो ऊपर 9/2 और गुना 9/2 दो बार कर दिए, और ऊंचाई 32 है। फिर यहाँ से देखिए, ये इसका 4/3 नीचे रह देते हैं, और इसमें आ जाइए, गोले का त्रिज्या कितना दिया? 3, तो 3 क्यू है, तो इसको 3 बार लिख देते हैं, तो इससे ही खत्म। इसको 2 दूना 4, 8 चौके 32, ऊपर बचा 9 गुना 8, और नीचे 4 गुना 3 ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 3 दिया 9, तो 9 खत्म, 4 गुना 8, तो 9 गुना 2, अर्थात उसमें 18। इसमें ये जो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 18 गोले इसमें डालेंगे बेलन में, तो इसका पानी 32 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ये प्रश्न ही पूछा था। 16 नंबर हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए 17 नंबर में आइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। किसके लिए? तो टाइगर की सुरक्षा के लिए, टाइगर की सुरक्षा के लिए। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए, ये हम सब योग जो दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? योग्य दिवस जो 21 तारीख को मनाई जाती है, वो कब से मनाई जाती है? 21 जून को योग दिवस कब से मनाई जाती है? तो 2015 से। किस लिए? स्वच्छ रहने के लिए। यहाँ टाइगर की सुरक्षा 1973, टाइगर की सुरक्षा 1973। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए इसमें क्या दिया? 3, 5, 2, 8, 0 को अगर हम 7 से भागा देंगे ना, तो ये 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, इतना आएगा 50, 40। उसी प्रकार 35, 280 को
अगर हम 4 से भागा देंगे तो ये 8 चौके 32 और ये 8 चौके 32, क्योंकि 32 3 32 हो गया, फिर 4 दूना 8 इतना आएगा, और 3 5 2 8 0 को अगर 5 से देंगे 7 पचे 35 पचे 25 और 3 6 पचे 30 आएगा, जो कि ये जो 70 50 है ना, जो 70 50 है वो 84 का वर्ग है। इसीलिए इसका आंसर क्या निकलेगा, हमारे पास 5 निकलेंगे, 5 निकलेंगे। ठीक है, यहाँ आइए, विधवा पूर्ण विवाह अनुमति देने वाला हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। और इस समय 1856 ईस्वी में वायसराय कौन था? वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि 1853 में रेल चलाई गई थी ना डलहौजी के शासनकाल में, इसीलिए ये डलहौजी। और इसको पारित कौन किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। अच्छा, विधवा सती प्रथा का अंत कौन किया था? सती प्रथा का अंत कौन किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कौन? विलियम बेटिंग जो सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। कब किया था? 1829 में। 1829 में। कई दिसंबर? 4 दिसंबर। यहाँ कानून कब लाया गया? तो 1856 में। कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि यहाँ देखिए, सती प्रथा का अंत मतलब कि जो जिनके पति मर गए उनके पत्नी को जो साथ में जलाया जाता था, तो ये तो अंत हो गया। कब हो गया? 28 में। लेकिन उसका विवाह भी होना है, ये वाला कानून कब आया? तो 56 में। वैसे सती प्रथा का अंत था 29, और कानून कब लाया गया? तो 56 में। कानून कब लाया गया? तो 56 में लाया गया। ठीक है, और ये सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय सहयोग, विलियम बेटिंग, विधवा कानून 1856, लॉर्ड डलहौजी, और इसको पारित किया लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए अगले प्रश्न आइए। यहाँ इतना रुपया का कार बेचने पर डेविड को 20% की लाभ हुई। यदि वह इसे 30% के लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य कितना होता? देखिए, 120,000 को इतना में बेच रहा है तो उसे कै % का लाभ हो रहा? 120%, अर्थात इतना की तुलना 120 से। और इसके लिए अगर उसको 130 में बेचता था, 100 नहीं तो 130 से इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये 2 जीरो खत्म, 130 और 1 2 3, यह देख लीजिए आंसर इसका आ गया। क्योंकि इसका हम 100 माने थे, तो 20 के लाभ में 120 हो गया, तो 120 की तुलना कर दी, और 30% के लाभ चाहिए था, इसीलिए 130, तो 130 से यहाँ गुना कर दी। ठीक है, 20 के बाद चलिए 21 नंबर। जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, n को देखिए, n को अगर हम 9 से विभाजित करते हैं तो इसका शेषफल 4 बचता है। ठीक है ना, यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो इसका शेष कितना बचेगा? तो देखिए, इसमें दिमाग लगाइए कि इसका शेष कितना बचेगा। जैसे एक कल्पना कीजिए, एक संख्या अपने खुद से सोचिए। हम तो ये कहेंगे कि ऐसे एक संख्या सोचिए जिसको 9 से भाग देला पर शेष बच जाए कितना? 4 बच जाए। तो आप तो बोलिएगा, हम खुद बोलेंगे कि 13 ले लें, 9 इकाई 9 लगा देंगे तो 4 बच गया। तो 13 अगर ले रहे हैं और 13 n, तो n का मान हम मान लिए कितना से? माना कि n बराबर 13। अब यहाँ कह रहा 12n, तो 12 गुना 13 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 इकाई 13 2 15, 156। यदि हम 156 को 9 से भागा देते हैं तो शेष कितना बचता है? तो 9 इकाई 9, तो 9 6 15 66, 9 सते 63, शेष कितना बचा? 3। तो शेष कितना बचा? 3। और क्या चाहिए? यहाँ इसमें से अपने से कॉमन सेंस हल्का सा लगा के इसको मान लिए, क्या कर लिए? मान लिए। 21 के बाद चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ है जो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर है।
यहाँ क्या कह रहा कि कुल विद्यार्थी, यहाँ देखो इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको। यहाँ एक बनाया गया स्ट्रक्चर बनाया गया और सर्कल बनाया गया, उसमें कुल विद्यार्थी 120 है, 120 विद्यार्थी है, जिसमें से सभी विषयों की में छात्रों की संख्या समान है। तो 1 2 3 4 5 अर्थात ईवी 20 ईवी 20 ईवी 20 ईवी 20 ईवी 20 सब 20-20 के हो गया 100 में। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहा जा रहा तो इसमें है कितना, 1 2 3 4 5, तो इसकी तुलना 5 से कर दें, इसकी तुलना 5 अगर एक मान लेते हैं क्योंकि सब विषय में समान है, तो कितने छात्र भाषा, भाषा कौन कौन सब्जेक्ट होता है, तो हिंदी होगा, तो हिंदी का 1 होगा, गणित विज्ञान का भाषा नहीं, अंग्रेजी का 1 होगा, एक कितना हो गया, भाषा के लिए 2, भाषा के लिए 2। अब इसको काट दीजिए तो ऐसे गुना कर दीजिए तो 240 अब बटा 5, अब इसको 5 तब 5 के 20 और 8 पचे 40, 48 विद्यार्थी हैं जो भाषा के हैं, क्योंकि सबका हम 1 मान लिए, 1 तो ये 5 तब कुल की तुलना कुल से, और भाषा के लिए 2 है, वो हिंदी है वो इंग्लिश, तो उसे गुना कर देंगे तो 48 विद्यार्थी आ गया। 22 के बाद चलिए 23 नंबर, उस अवधारणा का चयन कीजिए, उस अवधारणा का चयन कीजिए, कौन सी, चिकित्सा जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। देखिए जो चिकित्सा है करा जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है, मतलब जो फीस लेता है ना ज्यादा, वो अच्छा होता है। इसके बारे में तो क्या कहा जा रहा है, चिकित्सक नहीं, ये जो चिकित्सक है मतलब जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वह उच्च परामर्श फीस, मतलब जो शुल्क फीस जो पुर्जी कटावे गुड़ी जो लेता है वो अच्छा होता है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, चिकित्सक के पास बहुत सारे रोगी हैं, ये गलत बात है, रोगी तो कोई चर्चे नहीं है। चिकित्सक एक अच्छा व्यवसाय है, ये भी इसमें नहीं कहा गया। चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। हाँ, यहाँ है जो अगर आपको सलाह चाहिए तो पैसा देना होगा, सलाह चाहिए तो पैसा देना होगा। चिकित्सक जो कम परामर्श शुल्क लेता है वो अलोकप्रिय है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, बट ये कहा जा रहा कि चिकित्सक को निपुणता का सीधा संबंध जो है वो किससे, शुल्क से। तीसरा सही है। 24 में आइए, 24 नंबर प्रश्न आइए, 24 नंबर देखिए, 24 नंबर आप सॉल्यूशन कीजिए कि 156 182 210 दिया हुआ, 156 दिया है, 182 दिया, 210 दिया, अगला पद क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ दिया 156 फिर 182 फिर 210 फिर अगला भाग, इसमें देखिए कितना बढ़ रहा, तब 12 में से 6 गया 6 और इस 17 ये 26 बढ़ रहा, इसमें कितना बढ़ रहा, इसमें कितना बढ़ रहा है, तो ये हो गया 10, 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया कितना 20 हो जाएगा, 20 में से 18 जाएगा 2 28 बढ़ रहा, देखिए ना 26 2 28 तब 30 बढ़ेगा, तो 210 में जब 30 बढ़ेगा तो 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 24 कंप्लीट। आइए 25 नंबर आइए, 25 नंबर आइए, क्या कहा जा रहा है, तालिका का संबंध इन्हें उत्तर दिया गया है। यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं तब दिखाई देगा, जैसे यहाँ देखिए हम पढ़ देते हैं 35 को 5:6 में बांटा जा रहा, 32 को 3:5 में, और 24 को 1:2 में, और ये कितना 18 को 3:2 में, और 15 को 5:3 में। ठीक है, इसमें से क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, बी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत के अनुपात क्या होंगे, मतलब बी में जो छात्र का अनुपात है और उसमें से सी का जो छात्र का अनुपात है, उत्तीर्ण मतलब ये दो जो रेशियो दिया है, एगो ये उत्तीर्ण प्रतिशत है, उत्तीर्ण प्रतिशत है। अब दिखाइए तो कम पड़ रहा था और इसको कम जूम करें, हाँ अब देखते हैं, अब पता चलेगा क्या कहा जा रहा है। यहाँ ई 35 है, अब 35 को 5:6 में, अब 32 को 3:5 में, अब 24 को 1:2 में, 19 को 3:2 में, अब 15 को 5:3 में। तो बी का उत्तीर्ण छात्र के प्रतिशत, विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्र के प्रतिशत का अनुपात कितना है। तो बी में छात्र एवं ये आगे छात्र है यानी छात्राओं हैं, तो बॉय का ही। तो एक बात बताइए कि इसमें बी में टोटल विद्यार्थी है 32, अब 32 की तुलना
8 से, 32 की तुलना 8 से, और बॉय के लिए 3, मतलब इतना इसमें बॉय है, किसमें, बी में। और रेशियो पूछा बी और सी के, और सी में चले आइए, तो सी में 24, और 24 की तुलना 3 से, 24 की तुलना 3 से, अब बॉय के लिए 1, रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए, यही तो रेशियो। तो ऊपर देख लीजिए, 8 चौके 32, तो 4 तिया 12 हो गया, और 3 8 24, तो 8 हो गया, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3:2 में है, ये रहा 3:2 में है। प्रश्न थोड़ा सा धुंधला था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था उस समय से। आ जाइए, इसका पढ़िए, क्या कहा जा रहा है, अनिल के पास 7200 रुपया दुबे को 3 वर्ष के लिए, और 8400 रुपया राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर उधार देता है, तो ब्याज के रूप में उन्हें कुल इतना रुपया प्राप्त होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों ब्याज मिला के इसको इतना प्राप्त हो रहा था। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय, और दर x मान लें, अब बटा 100, ये एगो के दिया था, दूसरका को भी इतना रुपया 4 वर्ष के लिए x दर से दिया, ये भी बटा 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 72 गुना 3 गुना x प्लस, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 84 गुना 4 गुना x, अब बराबर कै रुपया उसको प्राप्त हो रहा है, 4968। इन्हें देख लीजिए, तो इसमें से हम क्या करें, इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 7 21, 216 x प्लस 4 चौका 16, 6 हाथ में 1, 8 इकाई 8 1 9, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, गलती कर दी, 16 6 हाथ में 1, 8 चौका 32 1 33, अब बराबर 4 9 6 8, इसको जोड़ दीजिए, 1 6 6 12, 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5, 3 2 5, अब बराबर 4 9 6 8। अभी x बराबर कितना हो गया, 4 9 6 8 बटा 5 5 2। अब इसको काटेंगे तो डायरेक्ट इन 9 बार में कटेंगे, क्योंकि देख लीजिए 9 दूना 18, डायरेक्ट 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, और 9 कुछ 45 1 46 9, तो x बराबर क्या परसेंट, 9% आ गया। x बराबर क्या परसेंट, 9%, तो ये हमारा 26 हो गया। 27 में चलिए, अमर और कोमल के आय का अनुपात, अमर और कोमल के आय का अनुपात 5:4 है, ये आय है किसका, अमर और कोमल का। फिर इसका व्यय 2:1 में है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपया, उनमें से प्रत्येक है जो कितना 6,000 रुपया बचाता है, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए कि 5 रुपया कमाता था और 2 रुपया खर्च कर देता था, और ये 4 रुपया कमा रहा और 1 रुपया खर्च कर दे रहा, और प्रत्येक का प्रति माह बचत 6,000 रुपया। अब एक बात बताइए, 5x कमा के और 2x खत्म कर दे रहा, तो भी बचा रहा कितना, 96,000 रुपया। फिर और उसके बाद देख लीजिए, अब अगर ये 4x कमा के 1x खर्च कर दे रहा, तो ये भी बचा रहा 96,000 रुपया। मतलब दोनों का तो आय क्या हो गया, बचत हो गया, आय क्या हो गया, बचत हो गया। बचत बराबर हो गया। 27 नंबर प्रश्न में दोनों का बचत क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब इसमें हम सब देखेंगे कि दोनों मिला के 6,000 रुपया बचा रहा, और नहीं तो यहाँ देख लीजिए एक और आसान तरीके कि ये दोनों में अंतर 3 के, यहाँ भी अंतर 3 के, तो आय में से व्यय घटाएंगे तबे ना आएगा, तो 6,000, और आय में से व्यय जो घटा दिए तो बचत, तेजक बचत 3 के हिसाब से। और पूछा किसका, अमर का आय, तो अमर के आय के लिए 5, तो 3 दूना 6, तो 2,000 गुना 5 अर्थात 10,000 रुपया हो गया। तो 27 कंप्लीट। चलिए 28 नंबर आ जाइए। 28 नंबर, 28 क्या कह रहा कि देख लीजिए, 28 देख लीजिए, 3b प्लस 4d 5a 6 इंटू c इंटू 1 दिया, c इंटू 1 दिया। देखिए 3 हो गया, b के मतलब गुना होता है तो b के मतलब गुना कर दिए, d का मतलब जोड़ होता है तो जोड़ कर दिए, a का मतलब घटाव होता है घटाव कर दिए, c का मतलब क्या होता है, c का मतलब भागा होता है तो 1 कर दिए। 4 तिया 12 प्लस 5 माइनस 6 अब भागा 1, तो 12 5 17 माइनस 6 अब भागा 1, तो घट गया तो 11 भागा 1 बराबर 11 हो गया। चलिए 28 के बाद चलते हैं 29। निम्नलिखित में कौन से नोबेल गैस है
तो आर्गन, आर्गन देखिए नोबेल गैस आधुनिक आवर्त सारणी में, नोबेल गैस आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग वर्ग 18 के तत्व हैं, वर्ग 18 के तत्व हैं, जिसका संयोजकता कितनी होती है, शून्य होती है, शून्य होती है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन हो गए, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये जो फ्लोरीन हो गया वो वर्ग 17 के हो गए, वर्ग 17। हैलोजन, इसको क्या बोला जाता है, हैलोजन, हैलोजन तत्व हो गए, हैलोजन तत्व। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, संयोजकता कितना हो गया, परमाणु संयोजकता 8 हो गया, तो 2 और 6, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगा, संयोजकता 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है, 7, 7 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु संख्या। आइए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 2 सदस्य। लोकसभा द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। जैसे देखिए लोकसभा में तो 2 सदस्य, लेकिन राज्यसभा, अगर राज्यसभा की बात होता तो राज्यसभा में वह 12 सदस्य को मनोनीत करता है, 12 सदस्य को मनोनीत करता है। ठीक है, तो भारत में लोकसभा के टोटल सीट कितना हो गया, पहले किसका, यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिमाग लगाइए, ये लोकसभा हो गया, लोकसभा हो गया, ये क्या हो गया, राज्यसभा हो गई। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि ये जो लोकसभा होता है जिसको हम सब उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। यह एक अस्थाई है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग किया जा सकता है। इसमें सदस्य कितना है और इसमें कितना, तो इसमें देखिए 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत किया, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत किया, इसमें 543 अर्थात टोटल मिला के 545 लोकसभा के सीट हो गया, और उधर 12 तो उधर होते हैं कितना, 238, 238, ये कितना हो गया, 250 सदस्य हो गए। अगर यही आंकड़ा अगर हम बिहार में देखें, यही आंकड़ा हम बिहार में देखें, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट और राज्यसभा के 16 सीट, और बाकी जो इसका विधानसभा के 243 सीट मौजूद है। तो ये बिहार के आंकड़ा हो गया, ये किसका हो गया, बिहार के आंकड़ा हो गया, और ये किसका हो गया, ये हमारे भारत के हो गए। ठीक है, कि कहाँ पे किसका कितना सीट है, तो ये सब आप चीज दिमाग में बैठाइए। 31 नंबर आइए, इसमें क्या कह रहा, इसमें देखिए क्या कह रहा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4, ये 5 होना चाहिए, जो 468 से पूर्णतः विभाजित है, जो 468 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अगर इसको हम 468 से भागा दें, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, तो एक बार में लगा दिए तो इसमें से 9 में से 468 घट गया तो 1 और 3 और ये 5। ठीक है, तो इतना के बाद इतना बचा। अब अगर हम इसमें 468 में इतना को चाहिए, तो चरका 4 8 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दहेंगे 40। ऐसे इसको 2 बार में हम लगा सकते थे, 2 बार में 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, 3 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 936। तो इसमें से घट गया तो 3 और इधर हो गया 6, 63। अब बाकी 2 और 9 था तो इतना हम लिख दिए। अब इसमें सोचिए कि 468 है ना, अगर इस हम 468 को तो 4 ही अगर इसको हम मानते हैं, तो 10 चौका 9 बार में लगाते हैं डायरेक्ट, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 6 54, 7 4 11 के एक हाथ में 1 और 5 1 6 61 हो गया, तो हाथ में 6, 9 चौका 36 और 6 42, 36 6
42। अच्छा इसको एक बार में लगाइए ना, एक के बार में लगाइए ना, काल उतना पहाड़ ले रहे हैं, तो ये एक बार में लगाएं। तो अब इस 939 में 468 को फिर घटाइए, तो 9 में से 8 गया 1, और 13 में से 6 गया 7 और 1, तो अब इन्हें बच गया कितना, 1 7 1 9। अब इसको देखिए कि 468 को 468 के 3 बार में फिर से पढ़ो, 468 गुना 3 पढ़ो, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 6 तिया 18, 2 20 के 2 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, तो इसमें 1404, 1404, तो 9 में से 4 गया 5, 1 7 में से 4 गया 3, 315 है जो फालतू बच रहा। अगर इसमें से 315 घटा देते हैं तो वो संख्या कट जाएगा। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 3 गया 6, और उसके बाद इन्हें 2 गो 9, 9 9 6 8 4, 9 9 9 9 9 9 6 8 4, तो ये हो गया कौन, बी नंबर। कौन हो गया, बी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर। देखिए यहाँ इसने घटा के ले आए, मतलब ये है कि 5 गो 9 लिख के 468 से भागा दे दो, जो शेष बच गया उसमें से घटा दो, और वही उसका आंसर होगा। तो 31 कंप्लीट। आइए 32 नंबर, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, तो एडिपोज ऊतक। कौन सा, एडिपोज ऊतक है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक्स और वाई दो ऐसे धनात्मक संख्या है, एक्स और वाई दो क्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है, धनात्मक संख्या एक्स और वाई है। रूट एक्स बराबर 8 दिया और अंडर रूट एक्स प्लस वाई, तो इसको स्क्वायर जब कर देंगे तो एक्स बराबर 64 निकल गया, तो 64 के स्क्वायर अब प्लस प्लस अब वाई अब बराबर बराबर 4 1 1 2 दिया, तो 6 चौका 16, 6 हाथ में 1, 6 चौका 24 दूना 48, 49 के 9 हाथ में 4, 6 छक 36, 4 40, 40 96 और 22, और 4 1 1 2, ये 22 के मान 4 1 1 2 और माइनस 40 96, तो इसको घटा दिए, 12 में से 6 गया 6 हो गया, ये हो गया 10 में से 9 गया 1 हो गया 1 हो गया 16, तो 22 बराबर 16। अब अगर है कि इस पे रूट चढ़ाना, तो इस पे भी रूट अगर चढ़ाना है तो इसको भी रूट चढ़ाओ, तो ये रूट 22 बराबर, ये रूट से निकल जाएगा 4, अर्थात रूट 22 का मान क्या आ गया, 4 आ गया। 33 कंप्लीट। आइए 34 नंबर, 34 नंबर क्या पूछ रहा, ब्लूटूथ के आविष्कार ब्लूटूथ के आविष्कारक का नाम क्या है, तो जाप हटर्सन है, ठीक है। 35 नंबर आइए, करा दो कार अहमदाबाद से चलना शुरू करता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है। दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करता है और विपरीत दिशा, एक एन्ने जाता है एक एन्ने जाता है, चलना शुरू करता है। एक है जो एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर अधिक है, अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस ये 200 हो गया। यदि 9 घंटे के बाद दोनों की बीच की दूरी 9 घंटे के बाद बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है, तो दोनों कार की चाल याद कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी ऐसे ये है, दूरी दे रहा तो दूरी दे रहा, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो एगो के चाल x है और वो भी चलेगा 90 घंटा, और दूसरका के चाल x प्लस 200 है, ये भी चलेगा 90 घंटा, दोनों मिला के दूरी तय कर लिया 4500 किलोमीटर। तो 9x बराबर 9x प्लस 9 दूना 18, 1800 बराबर 4500, ठीक है। तो 9 9 18x बराबर 4500 माइनस 1800, तो ये 18x बराबर 0 0, और 15 में से 8 गया 7, और ये 3 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, 3 में ये क्योंकि 15 हो गया था ना, तो 3 में से 1 गया 2, तो 18। तो यहाँ देखिए x बराबर 2700 बटा 18, 9 दूना 18, 9 तिया 27, x बराबर 150 किलोमीटर, मतलब एगो के चाल है 150 किलोमीटर, और दोनों के चाल के योग एगो के है, तो 150 और प्लस 200, अर्थात एगो हो गया 350, तो 350 और 150 मिलके 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसका हो गया। 150 किलोमीटर 500 किलोमीटर। 35 के बाद आइए 36 नंबर, MS ऑफिस 2010 के एक्सेल वर्क बुक के डिफॉल्ट तौर पर कितने सीट्स शामिल थे, तो 3। कितने थे, 3 शामिल थे। अगले प्रश्न आइए,
दिए गए पैटर्न पर ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों को चयन करें। यहाँ देखिए ये जो बॉक्स खाली है इसको भरना है। यहाँ देख लीजिए 10 80 80 तो 8 हजार 0, 9 7 63, 6 और 3, 8 6 48 तो 4 एजा और 8 एजा, तो ऊपर क्या भरा गया 8 भरा गया। 37 के बाद 38 नंबर आइए। यूएनओ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष। यूएन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें अस्थाई देश कितने हैं 5 हैं। कौन कौन? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ये अस्थाई देश है। अस्थाई देश की संख्या इसमें 10 है और ये जो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो ये रहा कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। 38 के बाद चलिए क्या पूछा जा रहा है 39 नंबर प्रश्न देखिए। करा 11 सदस्य की एक खिलाड़ी टीम में कप्तान की आयु 35 वर्ष है। मतलब टोटल टीम में खिलाड़ी कितना है? टीम में खिलाड़ी कितना? 11 सदस्य में 11 सदस्य के क्रिकेट की टीम के कप्तान की आयु अर्थात एगो एकलौता कप्तान की आयु जो है वो 35 वर्ष है। विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो ये कीपर, ये तो कप्तान हो गया। तो विकेट कीपर की आयु 5 वर्ष ज्यादा है, तो इसका तो 40 वर्ष हो गया। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो पूरी टीम की औसत आयु ज्ञात करें। पूरी टीम की औसत आयु को क्या करने का रहा? ज्ञात करने का रहा। तो इसमें दिमाग लगाइए हल्का सा कि किस तरीके से बनेगा। मान लो कि सभी का औसत आयु कितना था? x वर्ष था, जो कि 11 टीम का। अब इसमें से अगर 2 को हटा दे रहे हैं तो इसका औसत आयु है जो 3 वर्ष कम हो जा रहा। कै गो के? तो 9 टीम के ना, 9 कप्तान और उसको हटा दो तो 9 खिलाड़ी के औसत आयु कितना हो गया? x माइनस 3 हो गया। तो क्या करें? 9 खिलाड़ी का औसत आयु x माइनस 3 है। तो ये औसत x माइनस 3 कै गो? 9 आदमी के एज है। 9 आदमी के एज है। तो ये कै आदमी के? 9 आदमी के। तो इधर ये 9 गुना में, तो इधर भागा में, इधर आ गया गुना में। अर्थात ये 9 खिलाड़ी का औसत आयु कितना हो गया? 9 खिलाड़ी का आयु कितना हो गया? औसत में 9 खिलाड़ी का एज कितना हो गया? तो 9 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा कि 11 खिलाड़ी का औसत आयु x था। 11 खिलाड़ी के ना, तो उसमें 9 गो के खिलाड़ी, 9 आदमी के एज प्लस एगो टीम कप्तान, एगो विकेट कीपर, अब बटा कै खिलाड़ी हो गया? 11 खिलाड़ी हो गया। तो x, तो 9 आदमी के एज कितना दे रहे? 9 आदमी के एज यहां से लिख लेंगे 9 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 35 प्लस 40 बटा 11। ई पटी 11x हो गया। इसको 9x 9 तिया 27 प्लस 35 प्लस 40। इधर 11x 9x उधर प्लस में आ गया माइनस में, तो ये 40 30 70 5 75, तो ये माइनस 27 प्लस 75। तो 2x बराबर इधर घटा दो, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 48, अर्थात इधर 24। अर्थात पूरी टीम की औसत आयु क्या वर्ष हो गया? 24 वर्ष हो गया। थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं आप सब लोग। 39 के बाद 40 में चलिए। 40 नंबर क्या पूछ रहा? सेक थीटा बराबर 5x और tan थीटा बराबर 5 बटा x है। 5 बटा x है। तो इसमें 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग जाएगा। ये भी कैलकुलेशन एकदम लॉन्ग जाएंगे। जैसे देखिए हम एक प्रश्न जानते हैं, सूत्र जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक थीटा का मान दिया 5, अर्थात ये 5x स्क्वायर और tan का दिया 5 बटा x का स्क्वायर बराबर 1। तो ये 25x स्क्वायर माइनस 25 बटा x स्क्वायर बराबर 1। 25 कॉमन ले लिए, x स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इधर और ये भागा गुणा उधर 25, इधर भागा आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर
का मान कितना आ गया, कितना आ गया, तो 1/25 है। यहाँ दिया क्या, पूछ क्या रहा, 10x² माइनस 1/x², तो 10 गुना x स्क्वायर माइनस 1/x² का मान 1/25 है। तो ये 5 दूना 10 5 25 अर्थात 2/5, 2/5। तो ये रहा हमारा आंसर 4 नंबर। थोड़ा सा एनटीपीसी का मैथ थोड़ा हाई लेवल के है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या करा, पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, 3 गो का औसत भार 58, 58 गुना 3 कर दे। उसके बाद देखिए पी प्लस क्यू का औसत भार 54 है, तो 54 गुना 2 कर दें। उसके बाद क्यू प्लस आर, 2 गो का औसत भार 48 है, तो 48 गुना 2 कर दें। तो यहाँ देखिए 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, सबका निकल गया। अब देखिए तो इसमें किसका पूछा, क्यू का भार, तो ये दोनों के जोड़ दीजिए, ये दोनों के जोड़ दीजिए। तो 8 6 14, 4 हाथ में 1 9 19 1 20, 204, और इसमें कितना के अंतर घटा दीजिए, वही उसका निकल जाएगा। तो 0 और 10 में 7 गया 3, तो 30 वर्ष, 30 केजी, सॉरी कितने केजी, क्यू का वजन 30 केजी हो गया, ठीक है। 41 के बाद 42 में चलिए, वर्तमान में संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषा है, तो 8वें अनुसूची में 22 भाषा वर्तमान में। लेकिन देखिए मूल संविधान में मात्र 14 भाषा था, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन होता गया और भाषा जुड़ता गया, और भाषा जुड़ के अभी तक के कितने हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ा गया, कौन, सिंध भाषा जोड़ा गया। फिर से जब संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया, तो इसमें 3 भाषा जोड़ा गया, और 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया। फिर से जब 91 संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में, 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली में 4 भाषा जोड़ा गया। तो 4 3 7 1 8 4 12, अर्थात अभी वर्तमान में 22 भाषा है हमारे संविधान में। तो ये 8वें अनुसूची में जो संशोधन हुआ है उसको आप अवश्य याद रखिए, ये VVI हो सकते हैं आपके लिए। तो ये सबको लिख लिया कीजिए, ये सबको आप क्या कर लीजिए, लिख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पे, आइए 42 के बाद चलते हैं 43 नंबर। क्या कहा जा रहा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है, तो इंदौर शहर। और ये 2020 में नहीं, अब अगर 24 की भी आंकड़ा हम निकालें तो इंदौर ही होगा, क्योंकि यह अभी तक के सबसे स्वच्छ शहर में 7वीं बार लगातार आ चुका है। उसके बाद दूसरा सबसे स्वच्छ सूरत है। तो अभी अगर सर्वेक्षण में पूछे स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो इंदौर को ही लेना, अभी भी लेना है, इंदौर को ही लेना। टेलीकॉम क्षेत्र में फुल फॉर्म पूछा है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्या पूछा जा रहा, सी से बड़ा ई है, यहाँ क्या कहा जा रहा, सी से बड़ा डी है परंतु ई से छोटा है, ठीक है। ए है जो बी और सी से छोटा, ए है जो बी और सी से, ये इस तरीके से हो सकते हैं, छोटा है। सी है जो बी से बड़ा सी है, मतलब बी से बड़ा सी है, तो ई वाला गलत हो गया, ई वाला सही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए, इसमें बैठा दीजिए, ई ऊपर है, उसके बाद ई के बाद डी आएगा, और डी के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, और बी के बाद ए आएगा। इसमें देख लीजिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ए है, 45। 46 में सुशील कुमार ने किस खेल में ओलंपिक में पदक जीता था,
तो कुश्ती में सुशील कुमार है जो किस खेल में ओलंपिक में पदक जीते थे, तो यह कुश्ती में जीते थे। कब जीते थे? तो कुश्ती में। तो ये देखिए 2 बार ही पदक जीत चुके हैं, एक बार रजत पदक और दूसरा कांस्य पदक। ये 2012 ईस्वी में लंदन में जो हुआ था उसमें से रजत पदक जीते थे, और 2008 में जो हुआ था वो ये कहाँ पे, बीजिंग में हुआ था। 2008 के बीजिंग में इसमें कांस्य पदक जीते थे। 8 वाला में कांस्य पदक और 12 वाला में रजत पदक। और अभी इधर ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत 10 बार जीत चुका है, जिसमें से 8 बार हॉकी में और 2 बार, एक बार भाला फेंक में और एक बार राइफल शूटिंग में जीत चुका है। ठीक है, चलिए अभी आ जाइए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। और श्वेत क्रांति, फ्लड ऑपरेशन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। अगर हरित क्रांति पूछता MS स्वामीनाथन देते, और इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी। चलिए 48 में नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन बना? अमरावती बना। कौन उच्च न्यायालय बना? अमरावती उच्च न्यायालय बना। दो संख्या का योग 288 दिया है, और इसका A और B का HCF 16 दिया है। तो ऐसी संख्या कितने युग में बनाए जा सकते हैं? ऐसी संख्या की कितने युग में बनाए जा सकते हैं? तो इसके लिए जान रहे हैं हम क्या करेंगे? 49 के लिए हम ये करेंगे ना कि 288 को 16 से भागा दीजिए, तो 16 इकाई 16, ठीक है। और इधर बच गया कितना? 16 इकाई 16 तो 4 128, तो 16 अठी 28 से, अर्थात बच गया हमारे पास कितना? 18। अब इस 18 को तुम गुणनखंड तोड़ो, तो 2 गुना 3, 18 2 3 3 में, तो इसका देखिए एगो युग्मज 2 बनेगा और 3 तिहाई 9 बनेगा, दूसरा युग्मज 3 दूना 6 बनेगा, 3 बनेगा, और एक युग्मज 6 तिया 18 बनेगा और 1 बनेगा, अर्थात 3 युग्मनज बनाए जा सकते हैं, जो कि ये तीनों हम आपको बना के दिखा दिए। और बाकी ये रहा 50 नंबर। एक चतुर्भुज के विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण से 65%, दूसरे विकर्ण का 65% है, अर्थात जो D1 है वह एक विकर्ण है जो दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण की भुजा को वर्ग मानकर उसमें लंबी विकर्ण को, अच्छा पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो ये 100 हो गया, 13 × 65, 20 × 100, अर्थात इसका रेशियो D1 और D2 का हो जाएगा कितना? ये इधर से 13:20 हो जाएंगे, 13:20 हो जाएंगे। अब इसमें क्या कहा जा रहा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल, और बड़ी भुजा को माना गया है, तो इधर हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग बड़ी भुजा को माना गया, इसीलिए 20 का स्क्वायर हो गया, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इधर लगा दीजिए 50 नंबर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 2 को विकर्ण जब हमको पता है तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो ये 1/2, D1 के मान 13 और ये मान 20, और इन्हें हो गया ये 400, तो ये 10, अर्थात 130 रेशियो 400, 1 0 से 1 0 खत्म, 13:40, तो ये 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 51 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 400 और 500 के बीच, मतलब 400 और यहाँ 401 होंगे, 402 होंगे, ... 500 तक इसी प्रकार का संख्या दिया हुआ। इसमें 8, 12, 16 से विभाजित करने वाले प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचना चाहिए। ऐसे कितने संख्या हो सकते हैं? कौन कौन संख्या से विभाजित होने वाला? 8, 12, 16। देखिए पहले 8, 12, 16 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लिए 2, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये 2 बार में लगाएं 3 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16, 16 48, मतलब इसका HCF 48 आ गया। अब देखिए इस 48 से इतना के बीच में कई गो संख्या है जो पूरा पूरी कट जाए,
और कटने के बाद 5 भी शेष बचना चाहिए। तो जब हम 48 को गुना 9 करेंगे ना तो ये 432 होगा, 432 होगा। लेकिन ये 432 तो कट जाएगा ना 48 से, इससे 8 12 16 से, लेकिन 5 शेष भी बचना चाहिए। तो इसीलिए 432 में जब 5 हम जोड़ देंगे तो 437 एक संख्या बनेगा, जिससे हम अगर 48 से भागा दिए तो इससे शेष 5 बच जाएगा, शेष 5 बच जाएगा। अब यहां देखिए दूसरी संख्या कौन प्राप्त होगा, दूसरी संख्या एगो तो हो गया कौन प्राप्त हमको 437, एगो हो गया 437। अब यहां देखिए कि 432 में एक संख्या था जो 48 से कट रहा था, लेकिन यहां 5 शेष भी बचना था, इसलिए हम 5 जोड़ के इसको 437 कर देंगे। अब बताइए दूसरी संख्या, तो इस 437 में अगर हम 48 जोड़ दें, 48 जोड़ दें तो 8 7 15, 4 3 7 1 8 और 4, मतलब कि 485 भी एगो संख्या होगा। कैसे? क्योंकि 48 नमा 432 और 48 दही है 480, 480। तो 480 भी तो एगो संख्या है जो 48 से कट रहा है। अगर इसमें हम 5 जोड़ दिए तो 5 शेष बच जाएगा। अब यही चीज पूछा है कि उन संख्याओं का योग ज्ञात करें, किसका किसका, 437 और 437 और 485 का। 7 5 12, 8 3 11, 1 12 के 2, 4 4 8 1 9, 922, अर्थात वह संख्या 922 होगा। तो आप देख रहे हैं ना एनटीपीसी का प्रश्न कैसे घुमाया है। एक प्रश्न पूछने का मतलब हमको एलसीएम भी पता होना चाहिए। एलसीएम के बाद वहां आप भाग दीजिए इसके बीच वाले संख्या से कि इतना के बीच में पहुंच जाए। तो 48 नमा 432, 48 नहीं है 480। 432 पर संतुष्टि नहीं लेना है, क्योंकि 5 शेष भी बचे, अर्थात 5 इसमें भी जोड़ के 5 इसमें भी जोड़ के दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब 3-4 स्टेप घुमा दिया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 के बाद 52 नंबर क्या कहा जा रहा, संसद द्वारा निशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। अर्थात इसका जो फुल फॉर्म संसद द्वारा निशुल्क अनिवार्य शिक्षा आरटीआई, ठीक है, आरटीआई अधिनियम, आरटीआई अधिनियम 2009 में पारित हुआ था। 2009 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, अब ये शिक्षा से संबंधित अधिनियम है। किससे संबंधित अधिनियम है? शिक्षा से संबंधित अधिनियम है। देखिए शिक्षा जब से हमारा देश आजाद हुआ, अर्थात स्वतंत्र और गणतंत्र हुए, उसके बाद से ही, अर्थात 1950 ईस्वी से ही शिक्षा पर हमारा फोकस होना, हमारा संविधान में भी अनुच्छेद 43 में यह बात का वर्णन है कि शिक्षा के महत्व को, ठीक है, शिक्षा के महत्व को। तो 1950 में एक अधिनियम लाया गया। सबसे पहला प्रथम शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, फिर दूसरा शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में लाया गया। जो दूसरा शिक्षा नीति 1986 में लाया गया, उसी में संशोधन करके 1992 में इसी का संशोधन रूप एक प्रस्तुत किया गया। 1992 में भी प्रस्तुत किए गए। 1992 के बाद 2002 ईस्वी में संविधान में संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया कि सभी व्यक्ति का अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करेगा। ठीक है, अब ये आरटीआई अधिनियम, फिर उसके बाद 2009 आए, जिसमें 14 वर्ष के बच्चों, 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान, साथ में पुस्तक, मतलब कोई फीस नहीं, ये उसमें था। ठीक है, ना तो परीक्षा फीस, ना ही बुक के पैसे भी सरकार ही देंगे, बैग के पैसे भी सरकार देंगे। ठीक है, ये अधिनियम लाया गया कब? आरटीआई 2009 में। 2009 के बाद तीसरा शिक्षा नीति 2020 में पारित हुआ। तीसरा शिक्षा नीति 2020 में पारित हुए, जिसमें सिलेबस को आसान बनाया गया है। ठीक है, साथ में कंप्यूटर तकनीक का विकास किया गया 2020 के शिक्षा नीति के द्वारा। यहाँ निशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है वो 2009 है। ठीक है,
2009 हो गए, ठीक है। और इधर न्यू अगर अभी फिलहाल वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर पूछे तो 2020 वाला हो गया होगा। एक समग्र शिक्षा नीति अगर पूछता है तो 2018 देना। समग्र शिक्षा नीति कब? तो 2018। समग्र शिक्षा नीति 2018। मौलिक अधिकार में शिक्षा को जोड़ा गया 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में मौलिक अधिकार में शिक्षा को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया है। जो कि 2002 में संविधान संशोधन के 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हुआ था। और यही 2002 ईस्वी में ही 86वां संविधान संशोधन में ही मतलब आम जनता को झंडा तिरंगा फहराने की आजादी भी दी गई थी। तो यही अधिनियम में, इससे पहले सभी लोग मतलब देश के सभी नागरिक तिरंगा नहीं फहरा सकता था, लेकिन उस अधिनियम के बाद ही सभी देश के सभी नागरिक तिरंगा फहराने की बात कही गई। देखिए अगले प्रश्न, वर्णनात्मक इतिहास पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा। इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र गुहा के द्वारा। देखिए यहाँ पे रूपा वाजपेयी के द्वारा भी एक पुस्तक लिखे गए हैं, जैसे साड़ी का दुकान। साड़ी का दुकान किसकी पुस्तक है? साड़ी का दुकान अगर है, साड़ी का दुकान, तो ये रूपा वाजवा के द्वारा लिखा गया है। इसकी दूसरी पुस्तक है मुझे एक कहानी सुनाओ। मुझे एक कहानी सुनाओ। देखो ये सब पुस्तक सुन के आपको लग रहा होगा कि बहुत पहले लिखा गया, नहीं, ये 2017 का पुस्तक लिखा गया रूपा वाजवा के द्वारा। मुझे एक कहानी सुनाओ 2017। साड़ी का दुकान जो पुस्तक था, ये पुस्तक पुराना थोड़ा है, 2004 के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद मालती राव के द्वारा भी कुछ पुस्तक लिखे गए हैं। किसके द्वारा? मालती राव के द्वारा भी पुस्तक लिखे गए हैं। जो कि मालती राव के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तुम बंदरो करके एक पुस्तक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? मालती राव के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगले प्रश्न है 2020 के अनुसार, क्या प्रश्न पूछा? 2020 के अनुसार एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्होंने भौतिक में 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता हुए थे? तो जॉन बार्डीन है, लेकिन ये तो प्रश्न 2020 के, इसलिए प्रश्न समाप्त होंगे। हमें 2024 वाला को ध्यान में रखना होगा, 2024, और वो भी भौतिक अगर इधर पूछा है तो हम भौतिक वाले को ही ध्यान में रख लेते हैं। हॉफडील और हिंटन है। हॉफडील 2024 में भौतिक के क्षेत्र में हॉफडील और हिंटन, ठीक है। तो इन्हें डिल से और इन्हें न्यूटन से याद रख सकते हैं। हॉफडील, ठीक है। तो डिल और टन, तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में। देखिए साहित्य के क्षेत्र में भी साहित्य अर्थात पुस्तक, साहित्य हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था हांगकांग को। तो ये 2024 वाला नोबेल पुरस्कार आपको ध्यान में रख लेना। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में विस्तृत जानकारी आपको रखना है। और साथ ही किस किस व्यक्ति को, क्योंकि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता, तो 2024 में किसको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया गया है, इसको आप अवश्य एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका भी एक अलग से वीडियो बना के दे दिया जाएगा। आ जाइए अगले प्रश्न। आ जाइए क्या प्रश्न पूछा? एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, लाइए समद्विबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं। तो इसमें ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इसकी 20 सेंटीमीटर हो गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। बीच से अगर इसका लंब अगर खींच दें तो 2 समकोण त्रिभुज बन गया। और ये भुजा 20 है तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज के इस भुजा का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? 1/2 आधार 1/2 आधार। पहले ऐसा करते हैं, इस त्रिभुज से इस लंब निकाल लेते हैं। तो ये बताइए, ये 26 है, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब हो गया क्या? 24। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? 1/2 आधार इसका 20 हो गया और ऊंचाई इसका 24 हो गया। इसको काट दिए तो ये 12 दूना 24 अर्थात 20 गुना 12, तो 12 दूना 24 अर्थात 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 55 के बाद चलिए 56 नंबर।
56 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा, रीजनिंग का प्रश्न दिया एकदम सबसे आसान प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे, जैसे जैसे इसमें अस्पताल का संबंध स्वास्थ्य से है, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध शिक्षा से है, क्योंकि यहाँ जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, विद्यालय में जाएंगे तो शिक्षा ग्रहण करेंगे। 57 नंबर प्रश्न है, ये क्या पूछा जा रहा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी थी, तो वो 14,500 किलोमीटर 14,500 किलोमीटर थी। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं, तो 2020 तक के 22 थे। 2020 तक के 22 थे। अगले प्रश्न आ जाइए, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था, तो 1984 ईस्वी में, सितंबर 1984 में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 ईस्वी में किया गया था। यहाँ देखिए, राजकुमार ने 41,000 रुपया में एलईडी टीवी सेट खरीदता है, उसमें से एगो को वह 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 15% हानि पर बेचता है। तो उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका कुल लाभ तथा कुल व्यय ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ तथा कुल व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब कि वो दूगो टीवी खरीदा, दूगो क्या खरीदा, टीवी खरीदा। एगो को बेचा है कितना पे, 20% लाभ पर, तो उसका अगर हम क्रय मूल्य x मानते हैं, ठीक है, उस टीवी का, तो उसको अगर 20% लाभ पर बेच रहा है तो x का 120% हो गया, और दूसरका का जो टीवी है उसको 15% हानि पर बेच रहा है, 15% हानि पर, अर्थात इसको मतलब मान लीजिए कि एगो के 120 में बेच रहा है तो दूसरा को 85 में बेच रहा है। तो इसका पहले रेशियो निकाल लीजिए, 17×5 = 85 या 24×5 से, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, तो इसका 17:24 हो गया, अर्थात 41,000 का 17/24 में अगर इसको हम जोड़ दें तो 7×4 = 11 के एक हाथ में 1, 2 1 3 4 41 कट गया, अर्थात पहलुका टीवी 17,000 और दूसर का टीवी 24,000। इस हिसाब से इसका ये क्रय मूल्य निकल गया 17,000 और 24,000। तभी ना इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो दोनों का बराबर होगा, तब जाकर के दोनों का क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए कि बेचता है तो दोनों टीवी सेट में, तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए, कुल लाभ ज्ञात कीजिए, अर्थात 17,000 का 120%। यहाँ हम सब क्या करेंगे कि इस 17,000 का 120% निकालिए, तो ये 0 से 0 खत्म, 0 0, 12 बरसते 84 के 4 हाथ में 8, 12 8 20, अर्थात ई टीवी को बेचा गया पहलुका टीवी को 20,400 में, और दूसर का टीवी 24,000 का था, तो 24,000 को बेचा जा रहा है कै परसेंट, तो 85% इसका निकालिए। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, एक 0 हो गया इधर, और इसको जब गुना कर देंगे तो 24×5 से, ये 0 हाथ में 12 और 24 8 तो 800 के 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूना 16 3, 192, और इसको जोड़ दो तो 2 2 4 9 1 10 1 11 और 1 1 2, अर्थात 21,400। अब बताइए इसमें इसको पहला टीवी को बेचा गया 20,400 में और दूसर का टीवी को बेचा गया नुकसान करके 21,400 में। 0 0 4 4 8 1 और 2 1 4, अर्थात यहाँ देखिए 41,800 रुपया प्राप्त हुआ। 41,000, यहाँ देख लीजिए ये 20 होंगे, ये 204 होगा, 20,400 ही आएंगे, गुना कीजिएगा 20,400 ही आएंगे, अर्थात दोनों टीवी को बेच के 40,800 रुपया की प्राप्ति हुआ, जबकि उसका क्रय मूल्य कितना था, 41,000 रुपया के था। तो 41,000 में और 40,800 में कैसे रुपया का अंतर, तो 200 रुपया का हानि कमाया, 200 रुपया का क्या कमाया, हानि कमाया। चलिए अगले प्रश्न, चलिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। चलिए अगले प्रश्न, चलिए किसी संख्या, क्या पूछा जा रहा है, किसी संख्या के पहले 20% घटाया जाता है, किसी संख्या घटाया जाता है तो बाद में 15% बढ़ा दिया जाता है। मान लो 100 है,
100 को पहले 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया, इसका 15% घटा दो तो 15/100 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 5 तिया 15, 5 दूना 10, 6 दूना 12 अर्थात 6 तिया 18, 18 घटा दो मतलब 120 बढ़ा के 120 तो देखिए देखिए देखिए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम हो जाता है। प्राप्त संख्या जो मूल संख्या, तो ये देखिए 120 बढ़ा के 18 घटा दिया तो ये 102 हो गया, 102 प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, पहले समझिएगा, बात को समझिएगा। यहाँ कर 20% बढ़ा दी, किसी संख्या का पहले 20% घटा दिया जाता है जी, उल्टा कर रहे हैं। तो मानो ये 100 है तो 20 घटा दिए तो 80 हो गया, और उसके बाद इसमें 15 बढ़ा दिया जाए तो इसका 15% कितना हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये 4 दूना 8 अर्थात उसमें 12 बढ़ा दीजिए तो 80 था पहले, अब 12 बढ़ा दिए तो ये 92 हो गया। अब बताइए 92 और इसमें कितना का अंतर, यहाँ बुक में ये प्रश्न में दिया 64 का अंतर और यहाँ दिया है 8 का अंतर। अब पूर्ण संख्या के लिए 100 तो 8 8 64 अर्थात 800, अर्थात 800 हो गया। ठीक है, 62 के बाद चलिए 63 में चलिए, उस धन राशि की ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 14,641 बटा 10,000 हो जाता है। अर्थात उसमें देखिए ये इसका 14,000, इसको देखिए आसान तरीके से हम बताते हैं, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, और रहने दीजिए 1 प्लस r बटा 100 का जितना वर्ष दिया है ऊपर चढ़ा दीजिए इस तरीके से। तो ये जब इधर हटेगा तो इधर ये 4 में आएंगे और 1 4 6 1 1 0 अब बटा 1 2 3 4 और बराबर 1 प्लस r बटा 100 निकला। यहाँ से यहाँ देखिए ऊपर ही 11 का है इसलिए 11 और नीचे 10 निकल जाएगा। अब 1 प्लस r बटा 100 निकलेगा, एक इस तरफ प्लस में एक इस तरफ प्लस में आ गया माइनस में, अर्थात r बटा 100 हो गया। एलसीएम लिए 10 11 माइनस 10 बराबर r बटा 100, तो ये 1 बटा 10 अब बराबर r बटा 100, तो इधर ये 100 बटा 10 हो गया r बराबर, तो r बराबर कै % निकल गया 10%, अर्थात उसका ब्याज क्या था 10% था, ब्याज क्या था 10%। उसके बाद आ जाइए 64 नंबर प्रश्न देख लीजिए, फिर से रीजनिंग का। विषाणु जिस तरीके से रोग से संबंधित है, विषाणु किससे संबंधित है, विषाणु से रोग होता है, विषाणु से रोग होता है, तो व्यायाम से हम सब क्या होंगे, हेल्दी रहेंगे अर्थात स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहेंगे तो बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आ जाइए, राज्य भाषा अधिनियम धारा 3 के माध्यम से संघ की राजकीय कार्य के लिए अंग्रेजी भाषा को निरंतर इस्तेमाल किस वर्ष से किया गया, तो 1965 ईस्वी से। कब से, 1965 ईस्वी से किया गया। यहाँ जाइए, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्गम करने की अनुमति देने संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित हुआ, तो 2015 ईस्वी में पारित ये हुआ था। न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, तो जड़त्व का नियम है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को हम सब जड़त्व के नियम कहते हैं, और न्यूटन गति के प्रथम नियम से ही हमें बल की परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। जबकि न्यूटन गति के दूसरा नियम से हमें बल का व्यंजक मिलता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है दिशा जड़त्व और दूसरा का होते हैं गति जड़त्व और विराम जड़त्व। अगर कोई वस्तु विराम की स्थिति में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, गति की स्थिति में गति में ही रहना चाहेगा, दिशा की स्थिति में जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाना रहेगा। और न्यूटन गति के तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के द्वारा 1668 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई है प्रिंसिपिया। न्यूटन का शासन काल कब से हो जाएंगे, तो इनका 1724 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। न्यूटन का मृत्यु 1724 ईस्वी में होता है। आगे आ जाइए, अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न पूछ रहा, tan
प्रश्न पूछ रहा है tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान। तो ये प्रश्न काफी लंबा जाने वाला। और एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर कोई लंबे लंबे प्रश्न मतलब ऐसा लगे कि इसका सॉल्यूशन काफी ज्यादा लंबा जाना है तो एग्जाम में इसको छोड़ के ही निकल जाना काफी उचित होगा। देखिए इसके लिए एक सूत्र याद रखना होगा आपको, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b, tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अब 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक सूत्र याद रखना होगा आपको। फिर cot a माइनस b बराबर आपको याद रखना होगा cot b इंटू cot a प्लस 1 अब बटा नीचे याद रखना होगा cot b माइनस cot a। ये प्रश्न जब तक नहीं आपको ये दोनों सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा। आइए हम बनाते हैं यहाँ से। देखिए जैसे दिया है tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री, इसमें देखिए इसको क्या करेंगे, tan 15 डिग्री को tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे और प्लस cot 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे। ये देखिए tan a माइनस बी तो फर्स्ट सूत्र पर, दूसर का tan cot a माइनस बी तो सेकेंड सूत्र पर। तो पहले सूत्र के हिसाब से हम क्या जानते हैं, tan a का मान 45 डिग्री माइनस tan b का मान 30 डिग्री अब बटा 1 प्लस tan a का मान, तो tan a का मान 45 डिग्री इंटू tan b का मान tan 30 डिग्री अब प्लस cot वाला में क्या जानते हैं, तो cot b तो cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इंटू माइनस नहीं इंटू अब प्लस 1 अब बटा cot b का मान, तो cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री ये है। अब इस पे सभी का मान रखिए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और ये 1/√3 होता है। यहाँ 1 इंटू 1 गुना 1/√3 अब प्लस cot 30 डिग्री और cot 45 डिग्री, तो cot 30 का मान √3 इंटू 1 प्लस 1 cot √3 माइनस 1। अब इसको बनाइए, यहाँ से इसका एलसीएम लीजिए तो √3 हो गया, √3 माइनस 1 हो गया, नीचे हम ले लिए तो √3 हो गया और इसको ले लिए तो √3 प्लस 1 हो गया प्लस ये √3 अब प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। अब इसको देखिए क्या करें, तो इसको जब उलटेंगे यहाँ से देखिए इसको देखिए तो √3 माइनस 1 इंटू √3 और ये उलट जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब प्लस इस तरफ जो है लिख दो √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, इसे ही कट गया तो √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 अब प्लस √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। देखिए तो ऊपर दोनों ऊपर माइनस वाला ही बचा और नीचे ऊपर एक तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर हो जाएगा क्या, तो a को √3 ले लीजिए और √3 प्लस 1 ले लीजिए माइनस 1 ले लीजिए √3 प्लस 1 ले लीजिए और नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये √3 मिल के तो 3 हो गया और प्लस √3 हो गया माइनस √3 हो गया प्लस माइनस 1 हो गया और नीचे हो गया 3 माइनस 1, ई से ही खत्म। तो 3 माइनस 1 2 और नीचे भी 2 और ऊपर भी 2। तो ऊपर देखिए कहीं तो अच्छा इसको ऐसा क्यों किया, इसको भिन्न का जोड़ हमें बनाना चाहिए, भिन्न का जोड़ बनाना चाहिए √3 यहाँ देखिए यहाँ उल्टा किए, इसको जब उल्टे हैं तो √3 प्लस यहाँ 1 आएगा तो यहाँ नीचे में 1 होगा। अब देखिए इसको भिन्न का आप जोड़ बनाइए, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 के स्क्वायर। ठीक है, अब इधर हम मिटाते हैं, ठीक है, इस तरफ हम इसको हटाते हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और उसके बाद उधर देखिए तो a स्क्वायर इसका ऊपर ठीक है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और बटा तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये 3 हो गया 1 हो गया 2√3 हो गया प्लस 3 हो गया 1 हो गया और 2√3 हो गया, ई से ही कट गया, नीचे 3 माइनस 1 हो गए तो 3 1 4 4 3 7
और 7 1 8, 8/2 अर्थात आंसर इसका निकल गया कितना, 4 निकल गया। अब एक बात बताओ, इतना मैथ 10 मिनट मैथ बनाएंगे तो फिर जाके क्वेश्चन अटेंड कर 100 के 100 प्रश्न नहीं छू सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रश्न आए तो इसको छोड़ ही देना एग्जाम में। ये नहीं कि हीरो नहीं बने लगना है कि हमरा अबे करता है, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आ जाए कि tan और cot, tan और cot, अगर डायरेक्ट अगर पूछ दे tan 45 डिग्री और cot tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री के मान, और ध्यान है कि अगर 4 हम रख दें तो 4 मार के निकल जाना, और नहीं तो बनाने में समय नहीं बिताना। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी चलाई गई थी। चलिए आगे चलिए, सरल कीजिए। यहाँ क्या दिया तो 25 बटा इसको 10 कर दिए, 7 इकाएँ 7, 4 तिया 12 और 6/5 और प्लस ये हो गया 126 और 10 तिया 30 और 1/5। जब इसको उलट के गुणा कर देंगे तो 25/1 हो गया। ये 25/10, 7 छक 42 और 12 पचे 60, 126/30 और 25/1, ये 60 हो गया। 10 छक 60, 6 25 छक 150, ये 42, ये 30 दूना 60 तो ये 252 और ये 6 पचे 300। माइनस वाला को जोड़ दीजिए तो ये 342 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 2 और 5 5 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 402 और माइनस 342 बटा 60। अब इसमें घटा देंगे तो 60 आएगा और 60/60 अर्थात कट के 1 आ जाएंगे। अगला देखिए क्या दिया गया। आगे देखिए क्या दिया गया, डी को बाई। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, यहाँ से देखिए ये जो लिखा गया है इसको लास्ट वाले को उलट दिया गया, बाई एन को पहले लिख दिया गया। उसी प्रकार हम जो लास्ट वाला है तो इसमें बाई और टी पहले लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए क्या किया गया, आई टी तो लास्ट वाले को ही उलट के लिख दिया गया, तो आई एन लिख देंगे, आई एन। तो देख लीजिए बाई टी आई एन तो सिर्फ पहला में ही है, मतलब पीछे से सिर्फ लिख दिया गया, पीछे से इस तरीके से लिख दिया गया इधर, तो हम भी इस तरीके से इधर लिख देंगे सिर्फ। 72 के बाद 73। चलिए 24 आम के पेड़, मैंगो 24 गो है, एप्पल 56 गो है, संतरा 72 गो है। टोटल पेड़ कै गो है जो जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए। 6 4 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 7 5 12 और 2 14 1 15, 152 पेड़ है। टोटल पेड़ कितना है? 152। और उसके बाद इसको लगातार पंक्तियां में लगाना है, तो इसका HCF पहले निकाल लीजिए। तो इसका HCF आप निकालिएगा तो 8 आएगा, ठीक है। जब 152 पेड़ को 8 इस तरीके से लगाना है और इधर भी 8 ही लगाना है, तो अगर 8 लगाएंगे तो कितनी कतार बनेगी? तो 8 इकाई 8 और 8 इकाई 8 हो गया, और 8 तो इधर 15 है ना, तो 8 और 7 तो 72 हो गया। तो 9 8 72, 9 8 72 अर्थात टोटल कतार की संख्या कितनी बन जाएगी? 19 बन जाएगी, 19 बन जाएगी। 19 कतार टोटल बन जाएंगे, ठीक है, 19 कतार बन जाएंगे। इसमें टोटल कतारों की संख्या 19 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुल के जोड़ के 152 पेड़ है और उसको 8 के कतार में अगर लगाएंगे तो कई गो लाइन खड़ा हो जाएगा? 19 लाइन खड़े हो जाएंगे। 74 नंबर, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1656 ईस्वी। 1656 ईस्वी में ये जामा मस्जिद ये अकबर के द्वारा ही करवाया गया होगा। चलिए यहाँ देख लीजिए कि x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या? तो कुछ नहीं, 1 क्यूब और माइनस 3a अर्थात 7 का क्यूब और माइनस 3 गुना 7, इसको घटा देंगे तो 7 49 अर्थात 343, 343 और 21 घटाएंगे तो 322 ही आएगा। तो ये हो गया, ये आप सूत्र याद रखिए, ये आप सूत्र याद रखिए। 75 के बाद 76 में चलिए। 76 क्या कह रहा? 300 किलोमीटर की चाल से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलने पर 5 मिनट देरी ऑफिस पहुंचता। तो इसका हम दूरी को d मान लिए, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो अगर 30 किलोमीटर से चल रहा था तो उसे t घंटा समय लगना चाहिए था, लेकिन 5 मिनट वह देर कर दिया, तो t प्लस 5 लगा, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना समय। वही दूरी तय करने में अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, अर्थात t-3 कर दिए।
अब इसी में से हम सब क्या निकाल लें, डी। तो पहले टी निकाल लीजिए, फिर डी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो 30 टी प्लस 5 तिया 15 150 और 40 टी माइनस 4 तिया 12 112। तो इधर उसको भेज दीजिए, तो 150 और 120 इन्हें आ गया, तो प्लस में 40 टी और 30 टी उन्हें भेज दिए। तो ये हो गया कितना, 270 बराबर 10 टी। तो ये खत्म, टी बराबर अर्थात कितना हो गया 27। तो ऐसे भी नहीं, क्योंकि ये मिनट में है, क्योंकि ये मिनट में है तो इसको हमको मिनट में लेना होगा, मिनट में लेना होगा। तो इसको हम पहले घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो 12 60 हो गया, यहाँ भी 60 हो गया। तो 30 गुना टी प्लस 12 25 60, तो 1/12 बराबर 40 इंटू टी 20 तिया 60, तो 1/20 हो गया। टी यहाँ एलसीएम लिए तो 1, तो ये 12, तो ये 12 टी प्लस 1 बराबर 40, यहाँ लिए 20, ये 20 टी माइनस 1। ठीक है, उसके बाद इसको उसको गुणा कर दीजिए। तो ये 30 इंटू 12 टी प्लस 1 बटा 12 बराबर 40 बटा 20 इंटू 20 टी माइनस 1। काटा पीटी कर दीजिए, 20 गुना 40, इसको 6 दूना 12 और 6 25 30। तो इधर बचा कितना हमारे पास, 5 इंटू 12 टी प्लस 1 बटा में नीचे 2, और इधर बच गया 2 इंटू 20 टी माइनस 1। तो ये 12 25 60 टी प्लस 5, ये 2 ने कर दिए, 2 दूना 4 इंटू 20 टी माइनस 1। तो 60 टी प्लस 5 और 20 चौके 80 टी माइनस 4। तो 5, और इधर ये 4 माइनस में आ गया, प्लस में 80 टी माइनस इन्हें चला गया 60 टी। तो 5 4 9 बराबर 20 टी, अर्थात टी के मान 9/20, अर्थात इतना घंटा समय लगेगा। अब अगर उसकी चाल है 30 दूरी है, जगह इस इक्वेशन से चलें तो 30 इंटू टी प्लस 5/60 है, 30 तो ये 30 हो गया, और इंटू टी का मान कितना 9/20 प्लस 5/60, 30 इंटू ये 60 हो गया, 20 तिया 60 9 तिया 27 प्लस 5, तो 30 इंटू 27 5 32 बटा 60। तो ये 30 दूना 60, और इसको काट दिए तो 16 दूना 32, अर्थात ऑफिस की दूरी कितनी हो गई, 16 किलोमीटर ही मात्र दूरी है। ठीक है, 16 किलोमीटर ही मात्र दूरी है। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पे। यहाँ देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, डी को एच बनाया गया, तो मतलब डी मतलब 4 और जी एच मतलब 8, जी एच 8 हो गया, मतलब 4 बढ़ रहा। यहाँ भी देखिए 4 को 8 बना दिया गया, तो के एल 12, तो 12 में 4 बढ़ा देंगे तो 16, 16 को बोलते हैं हम सब पी, और ये 12 12 4 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे, पी 16 लिखा हुआ। फिर यहाँ देखिए सी 3 और ये घी 7 हो गया, मतलब 4 बढ़ रहा, तो के 11 11 4 15, और 15 को हम सब बोलते हैं ओ। तो देख लीजिए कहाँ है पी 16 ओ, पी 16 ओ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट इसी में इतने ही से छट जाएगा, अर्थात 4 बढ़ाया जा रहा, प्रत्येक में 4 बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आ जाइए 78 नंबर। क्या प्रश्न पूछ रहा, बोला क्या गया कि सभी दार्शनिक तर्कवाद तथा सुकरात एक दार्शनिक है जो बताया है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष का पालन करता है। तो सुकरात एक तर्कवादी है, सुकरात एक तर्कवादी नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि वो तो तर्क दे ही रहा, तर्कवादी नहीं किसे, सुकरात एक तर्क दे रहा है इसीलिए एक तर्कवादी है, कोई भी दार्शनिक तर्कवादी नहीं है, गलत बात। उसमें नहीं कहा गया कि दार्शनिक है जो तर्कवादी नहीं, दार्शनिक है जो तर्कवादी तो है ही है, तो ये भी गलत हो गया। सभी तर्कवादी दार्शनिक होते हैं, ये भी नहीं कहा जा रहा कि सभी दार्शनिक है जो तर्कवादी है, सभी तर्कवादी दार्शनिक नहीं हो सकता, इसलिए ये उल्टा है। इसलिए सही इसमें ये होगा, सुकरात एक तर्कवादी। ठीक है, 78 के बाद चलते हैं 79 नंबर प्रश्न। दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों में चलाया गया, तो नई दिल्ली से कटरा, नई दिल्ली से कटरा। यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, 15 - 6.3 भागा 7 प्लस 3 गुना 1.3 - 2। तो ये 15 माइनस, इसको काट दीजिए, 0.9 9 7 63, तो 0.9 प्लस 39 3.9 - 2, प्लस वाला को जोड़ दीजिए, 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 तो 15 3 18.39, और उसके बाद माइनस वाला जोड़ दीजिए, तो ये 2.9। तो अब यहाँ 15 में से 2.9 39 3.39 ना, तो 15 3
यहाँ देखिए 15 3 18.9, और माइनस इसको जोड़ देंगे तो 2.9। अब ये 18.9 में 2.9 घटेगा तो 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। उसके बाद 80 के बाद 81 में चलिए, टैक्सोल किस पेड़, तो टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता? तो ये सिनकोना का एक वृक्ष होता था, जो कि एक सूची वृक्ष इसमें दिया, ऐसे सिनकोना का वृक्ष होना चाहिए। ठीक है। सांभर झील राजस्थान, खरे पानी का झील है। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित। अगले प्रश्न पे चलें। क्या कहा जा रहा है? प्रख्यात समाज सुधारक एवं महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाले पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा के महान कवि थे? तो संस्कृत भाषा के। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंस की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पहले स्थापना वो सूरत में हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न आ जाइए। इसमें इस प्रश्न में देख लीजिए कि इस ग्राफ को ध्यान पूर्वक देखिए, और इसमें है क्या कि पुरुष और महिला कर्मचारी है। ठीक है। मतलब एक पुरुष वाला है और दूसर का महिला कर्मचारी है। ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि पुरुष में महिला और कर्मचारी की संख्या का अंतर सबसे अधिक कहाँ है? तो देख लीजिए, इस जगह पर सबसे ज्यादा अंतर है। ए पर हल्का सा कम है, बी पर भी कम है, सी पर और कम है। सबसे कम पूछता तो सी देते, लेकिन सबसे ज्यादा अंतर पूछ रहा तो डी देंगे। तो सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पे है? डी पर है। ठीक है। वो ग्राफ से ही देख के डायरेक्ट हम बता सकते हैं। ठीक है। इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा, ए बी सी डी ई के सभी में ठिगना, मतलब ठिगना मतलब सबसे छोटा कौन है? तो इसमें देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि ई से लंबा ए है, ई से लंबा ए है, किंतु डी से ठगना है, डी से ठगना मतलब डी से छोटा हो गया। बी है जो सी से ठगना है, बी है जो सी से ठगना कौन हो गया? बी हो गया। किंतु ई से लंबा है, सी है जो बी से सी से ठगना बी है, किंतु ई से ई लंबा हो गया, ई से लंबा हो गया। और डी है जो सी से लंबा है, सी से लंबा डी है। और ए है जो बी से लंबा है, बी से लंबा कौन है? ए है। अब इसका शेड्यूल पहले बैठाइए कि कैसे बैठेगा। तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? सबसे ऊपर हमारा डी हो जाएंगे। ठीक है। डी के बाद ए हो जाएगा, डी के बाद ए हो जाएंगे। ठीक है। अब ए के बाद हमारे पास ए के बाद यहाँ बी हो सकता है। ठीक है। बी होंगे, बी के बाद ई होगा, ई के बाद यहाँ अच्छा डी के नीचे सी होना चाहिए। यहाँ डी होगा, यहाँ सी होगा और ई के नीचे तो 1 2 3 4 5 तो हो ही गया। ए हो गए, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो ही गया। अब इसमें सबसे ठगना कौन है? मतलब सबसे छोटा ये नीचे का है। ये बोल कौन सी रहा है कि ई तीनों ऑप्शन में तीनों पर्याप्त है कि क्या बिना इसके? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो क्या पहला से आप डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, या दूसरा से डिसाइड कर सकते हैं, या तीसरा से? तो देखिए ये जो अंतर हम निकाले हैं, ये अंतर निकाले इससे भी और इससे भी, तीनों के लिए। इसलिए तीनों कथन पर्याप्त है, तबे हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि सबसे लंबा छोटा नाटा कौन है, तो इसके लिए तीनों चीज हमें चाहिए, इसलिए इसका आंसर 2 हो रहा है। ठीक है। 87 चलिए। ए को जी बनाया गया, तो ए के मतलब 1, जी के मतलब 7, 6 बढ़ा और जी के बाद एम बनाया गया, तो एम 13, तो यहाँ 6 बढ़ा और यहाँ भी 6 बढ़ा, तो अगला बार भी 6 बढ़ा देंगे, तो 13 में अगर 6 जोड़ दिए तो 19 हो गया, और 19 के मतलब एस निकल गया। सी में आई तो 3 है, 9 है, और ओ 15, तो यहाँ भी 6 बढ़ा, यहाँ भी 6 बढ़ा, तो 15 6, तो 15 6 21, तो 21 में यू हो जाएगा, तो एस यू, मतलब ये बात तय है एस यू कौन में है? तो पहला में एस यू, बाकी निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे 6 सब में बढ़ता जाएगा, 6 सब में बढ़ता जाएगा। 88 नंबर देखिए, 5 से पहुंचे हैं 12 पर, तो 7 के अंतर। अब 12 से पहुंच गए 26, 12 से पहुंच गए 26, तो 14 के अंतर, और 26 से पहुंच गए 54, तो 28 के अंतर। तब देखिए 7 का सन 14, एक मिनट अंदर देख लीजिए, इसमें 7 का अंतर, 24 में ये 14 का अंतर, ये 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया तो 8, ये 5, हाँ 28 का अंतर, तो सही है। तो देखिए ना,
पहले 7 का अंतर था, तब ये 14 के अंतर, इससे दुगना हो गया, फिर 14 के था तो 28 के हो गया, तब ये 28 है तो 56 के अंतर हो जाएगा। अर्थात 54 में जब हम 56 जोड़ देंगे, 6 4 10 और 11, तो यहाँ पे 110 होना चाहिए, 110 होना चाहिए। 88 के बाद 89 नंबर। चलिए 89 नंबर में पूछ रहा कितने समानांतर चतुर्भुज की संख्या है, इसमें कई गो है, तो गिन लीजिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 गो तो ऐसी हो गया। 6 के बाद गिनिए तो ये 7 और ऊपर ही 8, एने 9, इधर ई 10 हो गया। 10 के बाद गिनिए, 10 के बाद गिनिए तो 10 के बाद इधर गिनिए तो ये 11 के बाद ये 12 और 12 के बाद ये 13 के बाद इधर ये 14, इधर ये 15, मतलब 15, फिर ये बीच से इसको काट दीजिए तो ये 16 और ऊपर हो गया 17, मतलब इसी प्रकार इसमें टोटल कितने हैं, 18 है। इसी प्रकार इसमें टोटल समानांतर चतुर्भुज की संख्या 18 होंगे। ठीक है, 18 होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि समान कौन है, तो वर्ग समचतुर्भुज, मतलब वर्ग में 4 भुजा, समचतुर्भुज में भी 4, आयत में भी 4, समानांतर चतुर्भुज में भी 4, समबाहु त्रिभुज होता, विषमबाहु त्रिभुज होता, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। और ये समान कोनिक, तो समान कोनिक मतलब इसमें 4 भुजा ने कोई वर्णन नहीं किया, इसलिए इसका आंसर चतुर्भुज होगा। 91 नंबर। चलिए 91 नंबर में इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है कि त्रिभुज कई गो है। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज ऐसे ही हो गया। 8 त्रिभुज के बाद देखिए हम बना रहे हैं, तो 8 के बाद बना रहे हैं, देखिए 9, फिर इसी प्रकार ये नीचे 10 हो गया। 10 के बाद देखिए हम कहाँ बना रहे हैं, ये देखिए 11 और ये पट्टी देखिए 12, बस इसमें 12 ही त्रिभुज होंगे, इससे ज्यादा नहीं। 91 के बाद चलिए, 91 के बाद चलिए तो यहाँ देख लीजिए अंतर क्या पूछा जा रहा है, VAG मतलब इस तरीके से लिखे गए हैं। तो इसमें तो ये UV तो ये 22 और MN इसमें उस तरीके से नहीं, डायरेक्ट आगे पीछे करके लिखा गया है, दिमाग लगाइए पता चल जाएगा। देखिए ये ND है, लास्ट वाला को शुरू में कर दिया, तो हम भी लास्ट वाला को शुरू में कर देते हैं। फिर यहाँ देखे तो लास्ट वाला शुरू, फिर शुरू वाला को ही लिख दिया, तो हम भी शुरू वाला को लिख देंगे, शुरू वाला के यहाँ तक पहुंच गए। फिर लास्ट वाला को लिख दिया तो हम भी फिर लास्ट वाले को लिख देंगे, तो TI। लेकिन इतने से तो पता चल जाना चाहिए। EC और लास्ट वाला को लिखा ना, लास्ट वाला को लिखा तो PR यहाँ लिखेंगे ना, PR लिखेंगे तो ECPR। इसमें कैसे लिखा फिर से देखिए, ND, अच्छा ND से लिखा था, C को पहले लिखेंगे, तो CE लिखेंगे। फिर उसके बाद VA मतलब शुरू से ही लिखा था, शुरू से ही लिखेंगे PR। अब देखिए CEPR है, CEPR सिर्फ एक के गो में इसी में है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। 93 नंबर प्रश्न देखिए, 93 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। इस तरीके से इसमें दिए गए हैं 9 5 17 6, तो दिए गए पैटर्न में इसमें प्रश्न, मतलब इसमें जो खाली बॉक्स है यहाँ पे खाली है, यहाँ पे एक खाली है, देखिए हमें दिखाई दे रहा, शायद आप भी देख रहे होंगे। 9 17 25 और यहाँ 8, यहाँ 49, यहाँ 57, ये 8 है 16 है 8 है 16 है। अब इसमें खाली बॉक्स को भरना है इसको, तो देखिए ये दोनों के जोड़ के यहाँ लिख दिया गया, फिर ई दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया गया, ई दोनों जोड़ के जा लिख देंगे, अर्थात 25 और 16 जोड़ दीजिए, 6 5 11 और 2 1 3 1 4 41। 93 के बाद 94 नंबर देखिए, एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है। नीचे दिए गए इसमें टोटल आय है इसका क्या लाख, 12 लाख रुपया इसका क्या है, इनकम है। एक परिवार सदस्य का योगदान दिया गया, उच्चतम और न्यूनतम आय वाले सदस्यों का वेतन में अंतर। तो यहाँ देख लीजिए टोटल है कितना, 12 लाख, और यहाँ टोटल कितना है, इसमें देखिए पहले ये पता चल रहा है कितना यहाँ पे लिखा गया, 33 लिखा हुआ। तो देखिए इसमें है कितना 33 है, प्लस 23 है, प्लस 24 है, प्लस 20 है। अब इसको जोड़ दिए, 3 3 6 4 10, 2 2 4 2 6 3 9 1 10, अर्थात 100, और टोटल है 12 लाख। तो 12 लाख की तुलना 100 से कीजिए,
और उसके बाद पूछा कौन सी है, उच्चतम और न्यूनतम। तो सबसे ऊंचा 33 है और सबसे नीचा 20 है। तो 33 और 20 में कितना के अंतर, 13 के अंतर। तो इसको 13 से गुना कर दीजिए। तो अब यहाँ देखिए 12 गुना जब 13 करेंगे तो 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3, अब 12 इकाई 12 3 15 अर्थात 156। लेकिन ये 2 जीरो से कटेगा तो इसीलिए 156 और लाख पर 5 जीरो, इसीलिए यहाँ पे 3 जीरो आएगा। तो 156 पर 3 जीरो, क्योंकि 12 लाख है ना, तो 12 पर 5 को जीरो देना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटिए गया तो 3 जीरो बचेगा। 156 और 3 जीरो 95 नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से 4 सामग्री में से 3 किसी एक निश्चित रूप से समान है, एक वो अलग है। तो ये लोहा सोना चांदी ये सब सभी क्या है, लोहा सोना चांदी ये सब तत्व ले गए हैं। लेकिन इस्पात एक क्या है, मिश्र धातु है। इस्पात एक मिश्र धातु, क्योंकि इस्पात को मिला करके बनाया जाता है। कुछ कलाकारी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं सभी, देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा, यहाँ पढ़िए, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो कुछ, ये रहा कलाकार है जो प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसके बाद सभी प्रसिद्ध व्यक्ति, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। और कह रहा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति, तो ये सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है, करोड़पति है। तो पूछ रहा कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, ये गलत बात है। कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, ये भी गलत बात है। क्योंकि देखिए ये अंदर से बाहर आ रहा मतलब है, ठीक है, ये प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है। अगला देखिए, कुछ कलाकार करोड़ व्यक्ति, तो देखिए ये कलाकार भी है और इधर भी काट रहा, इसलिए कुछ कलाकार करोड़पति है, ये सही है। ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न चलिए, डॉलर रुपया एन टका क्या है, एक मुद्रा है, सभी देश की विभिन्न मुद्राएं हैं। इसमें घनाभ में कितने, तो घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं खींची जाती है, तो घनाभ में 12 सीधी रेखाएं खींची जाती है। अब इसके लिए तो हम सब यहाँ से इसको देख सकते हैं कि जैसे ये घनाभ का रूप है, तो एक रेखा, एक इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और इधर ये 9 और ये 10 और एक 11 एक 12। मतलब घनाभ में टोटल कितने सीधी रेखाएं खींचे जाएंगे, तो 12 सीधी रेखाएं खींचे जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या किया गया, इस हिसाब से इसको क्रॉस काटा गया तो इसको सीधा कर दिया। तो इस प्रकार ये भी है तो इसको भी हम सीधा कर देंगे। बस देख लीजिए, खाली घुमाया ऐसे जा रहा, घुमाया जा रहा, ये तिरछा था सीधा कर दिया, ये ऐसे है, इसको ऐसे कर देंगे तो ये हो गया। और ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न, क्या पूछा जा रहा है, 214, 214, 197, 179। अब यहाँ अंतर पहले ले लीजिए, तो यहाँ हो गया 17 के अंतर, क्योंकि 14 3 17। यहाँ देख लीजिए कितने का अंतर, तो 9 में से 7 गया 2, अच्छा 17 माइनस हो रहा है ना, तो इन्हें से घटाइए। 7 में से 17 में से 9 गया था 8, और 8 में से ये 18 का अंतर, यहाँ पर 19 का अंतर था, अभी कितना 20 के अंतर। तो 160 में 20 घटाएंगे तो 140 आएगा। तो ये हमारा हो गया एनटीपीसी के सेट कंप्लीट, ठीक है।